Hello student, today I want to tell you something about the quantity theory of money. There are different types of theory which are given by different economists on different times. But first theory was given by Professor Fishers. Almost the name of this theory is transactional approach of the quantity theory of money. The quantity theory of money states that the quantity of money is main determinant of the price level. It means almost according to Fishers मनी की वैल्यू को अफेक्टेड करने में जो सबसे पावरफुल रोल प्ले करता है इट इज़ मनीज क्वांटिटी कि रियल में कंट्री में मनी की क्वांटिटी का लेवल क्या है एटलीस्ट देन मनी इज़ द मेन डिटर्मिनेंट ऑलमोस्ट मनी की जो क्वांटिटी होती है इट इज़ द मेन डिटर्मिनेंट विच इज़ अफेक्टेड द प्राइस लेवल एंड द वैल्यू ऑफ मनी इनसाइड द कंट्री अकॉर्डिंग टू फिशर और अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की मनी ही एक पावरफुल डिटर्मिनेंट है जो इनसाइड द कंट्री प्राइस लेवल को और मनी की वैल्यू को अफेक्टेड करता है एनी चेंज in the quantity of money produce exactly proportionate change in the price level. Almost quantity of money में जब भी changes होगा then this type of changes produce exactly proportional changes in the price level. Almost price level में भी उसी स्टाइल से changes होगा. Then there are one पावरफुल सोर्सेस मनी. तो मनी की जो सप्लाई है एटलीस्ट वही प्राइस लेवल को अफेक्टेड करेगी. मनी की सप्लाई हायर देन प्राइस लेवल हायर, सप्लाई ऑफ मनी इज़ लोअर देन प्राइस लेवल विल lower, then there is proportional relationship between the supply of money, सप्लाई ऑफ मनी की प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होती है प्राइस लेवल के साथ कि प्राइस लेवल में उस स्टाइल के चेंज होते हैं. अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज, इफ़ अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज इनसाइड द कंट्री, बहुत से फैक्टर्स होते हैं जिनमें कोई चेंजेस नहीं होता है, देन द चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इंक्रीज द प्राइस लेवल ऑल्सो इंक्रीज. तो अगर रिमेनिंग थिंग्स आर कॉन्स्टेंट, अदर बहुत से फैक्टर्स होते हैं इनसाइड द कंट्री, अगर वो फैक्टर कॉन्स्टेंट रहते हैं देन द सप्लाई ऑफ मनी इज़ पावरफुल डिटर्मिनेंट एंड विच इज़ अफेक्टेड प्राइस लेवल. इफ़ supply of money in circulation will increase then price level will increase. If supply of money in circulation will decrease then price level will also decrease. Then there is proportional relationship between price level and supply of money. Then Fisher has explained the theory in the term of equations. Fisher की जो equation है it is equal to P equal to M1 V1 plus M and V upon T. This is the theory of Fisher. Fisher की ये थ्योरी है जिसमें फिशर ने इन कंपोनेंट्स को इंक्लूड किया गया है वेयर P इक्वल टू प्राइस लेवल. P से जो डिनोटेट किया गया है वो प्राइस लेवल को किया गया है एंड 1 अपॉन P इज़ वैल्यू ऑफ मनी. देन प्राइस लेवल और वैल्यू ऑफ मनी में इन्वर्स रिलेशनशिप होती है. प्राइस लेवल किसी कंट्री का हाई होता है देन वैल्यू ऑफ मनी जो है वैल्यू ऑफ मनी उस कंट्री में लोअर होगी एंड इफ प्राइस लेवल लो देन वैल्यू ऑफ मनी हाई. वैल्यू ऑफ मनी जो है वो हाई होगी देन देयर इज़ इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस लेवल एंड वैल्यू ऑफ मनी. इसमें इन्वर्स रिलेशनशिप होती है. तो फिशर के जो कंपोनेंट्स फिशर ने लिए हैं पी टी एम वी M1 एंड V1, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर मी M इज इक्वल टू होता है टोटल क्वांटिटी ऑफ लीगल टेंडर मनी. जो भी हमारी गवर्नमेंट के थ्रू जो मनी इशू की जाती है एटलीस्ट उसको M से डिनोटेट किया गया है. तो लीगल करेंसी की जो टोटल क्वांटिटी होगी वो M से डिनोटेट की गई है. V मीन्स द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ M के सर्कुलेशन में आने की जो वेलोसिटी है कि कितने टाइम्स में एक लीगल करेंसी कितने हाथों में ट्रांसफ़र होती है वो उसकी वेलोसिटी कहलाती है. तो M लीगल करेंसी है और V उसकी वेलोसिटी है कि ये करेंसी कितने हाथों में टर्न होती है. इट मीन्स एक 10 रुपये का नोट कितने हाथों में ट्रांसफ़र होता है. M1 जो है वो टोटल क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट मनी है कि इनसाइड द कंट्री कुछ क्रेडिट लेटर्स भी सर्कुलेशन में रहते हैं तो उस क्रेडिट करेंसी की सप्लाई को M1 से डिनोटेट किया गया है. एंड V1
द वेलोसिटी सर्कुलेशन ऑफ M1, जो भी हमारी क्रेडिट मनी होती है एटलीस्ट उसके सर्कुलेशंस की वेलोसिटी क्या है वो V1 से डिनोटेट की गई है। और T को टोटल ट्रेड या टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज विद द मनी या टोटल जो भी ट्रांजेक्शन्स है इट इज़ डिनोटेड बाय T। तो ये फिशर का फॉर्मूला था जहाँ फिशर ने किसी भी कंट्री के प्राइस लेवल को जब ट्रेड से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो इट इज़ इक्वल टू बोथ करेंसी सप्लाई, जो हमारी लीगल टेंडर मनी है उसकी सप्लाई और हमारी जो क्रेडिट मनी है उसकी सप्लाई को उसकी वेलोसिटी से जब मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो इन दोनों की एडिशन जो है वो हमारे टोटल ट्रेड को प्राइस लेवल से जब मल्टीप्लाई कर दिया जाता है उसके इक्वल होती है। अब फिशर की ये थ्योरी काफ़ी टाइम तक चली। अकॉर्डिंग टू फिशर एज वेल एज द कंट्री विल इशू हाई लेवल ऑफ करेंसी देन प्राइस लेवल ऑफ इंक्रीज। सपोज कीजिए कि किसी कंट्री में 2000s जो है वो सपोज कीजिए किसी भी कंट्री में मनी की सप्लाई को 2 टाइम्स इंक्रीज़ कर दिया गया है। मनी की सप्लाई जो है वो 2 टाइम्स जो है सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज़ हो गई है, तो इससे प्राइस लेवल जो इंक्रीज़ होगा वो भी 2 टाइम्स होगा। प्राइस लेवल में जो चेंजेस होंगे वो 2 टाइम्स से होंगे और वैल्यू ऑफ मनी जो है वो 2 टाइम्स से डिक्रीज़ हो जाएगी। ये रिलेशनशिप है। अब सपोज कीजिए मनी की सप्लाई को डिक्रीज़ कर दिया 2 टाइम्स से, तो प्राइस लेवल भी डिक्रीज़ हो जाएंगे 2 टाइम्स से और मनी की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाएगी 2 टाइम्स से। तो यहाँ पर इनका एक प्रोपोर्शनल चेंज होता है, एक लिंक वाइज चलता है कि फर्स्ट जो है वो सप्लाई ऑफ इनसाइड द कंट्री सप्लाई ऑफ मनी जो है वो की जाती है। सप्लाई ऑफ मनी का चेंजेस जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो पड़ता है प्राइस लेवल पे और प्राइस लेवल में चेंजेस आता है उसके बाद मनी की वैल्यू में चेंजेस आता है। तो एक सीक्वेंस में एक प्रोसेस में अकॉर्डिंग टू फिशर ये एक्टिविटी चलती रहती है कि सबसे फर्स्ट ये चेंजेस आएगा उसके बाद ये चेंजेस आएगा और उसके बाद इनसाइड द कंट्री ये चेंजेस क्रिएट होगा। अब फिशर ने इसमें क्या क्या एजम्पशंस जो है वो मानी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू फिशर पी इज़ अ पैसिव फैक्टर्स। इट मीन्स इक्वेशन में एक्शंस में विथ अफेक्टेड बाय द अदर फैक्टर, पी इज पैसिव फैक्टर। इट मीन्स इट नॉट अफेक्टेड टू अदर फैक्टर बट इट इज़ अफेक्टेड टू अदर फैक्टर्स। पी जो है वो सभी फैक्टर से अफेक्टेड होता है बट इतना कैपेबल नहीं होता है कि किसी को अफेक्टेड कर सके। उसके बाद द प्रपोर्शन ऑफ एम एंड M1 इज रिमेन कांस्टेंट, कि यहाँ पर जो हमारी जो लीगल करेंसी होती है वो लीगल करेंसी और हमारी क्रेडिट करेंसी में एक प्रोपोर्शनल रेशो होता है अकॉर्डिंग टू फिशर्स की। इनमें एक रेशो फिक्स होता है कि 2:1 है या 1:2 है, तो ये रेशो इसी स्टाइल से चलेगा। तो सेकंड अजम्पशंस जो ये मानी गई है वो मानी गई है कि M और M1 के बीच एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन रिलेशनशिप होती है। उसके बाद V and V1 आर एज्यूम टू बी कांस्टेंट अगेन एंड दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन M और M, और ये M और M में चेंजेस हो जाए उससे भी इंडिपेंडेंट माने गए हैं। और वेलोसिटी दोनों की, क्रेडिट मनी की भी वेलोसिटी और लीगल मनी की वेलोसिटी को फिशर ने कांस्टेंट मान लिया गया है। T इज रिमेन कांस्टेंट, ट्रेड को भी उसने कांस्टेंट मान लिया गया है और इट इज़ इंडिपेंडेंट टू अदर फैक्टर्स। T जो होगा वो दूसरे फैक्टर से इंडिपेंडेंट होगा। उसके बाद इट एज्यूम दैट द डिमांड ऑफ मनी इन प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स। ऑलमोस्ट उसकी एजम्पशंस है कि मनी की डिमांड जो होगी वो प्रोपोर्शनल्स वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स के इक्वल होगी कि कितना ट्रांजेक्शन्स कंट्री में होता है उसी के अकॉर्डिंग मनी की डिमांड की जाएगी। द सप्लाई ऑफ मनी टू बी एज्यूम्ड डिटर्मिनेंट कांस्टेंट। ऑलमोस्ट सप्लाई ऑफ मनी को फिशर ने कांस्टेंट मान लिया गया है। थ्योरी इज़ एप्लीकेबल इन लॉन्ग रन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक प्रोसेस चलती है चेंजेस की और उसके बाद जाकर के चेंजेस होते हैं, तो लॉन्ग टर्म की थ्योरी है। इट इज़ बेस्ड ऑन द अजम्पशंस दैट फुल एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी अवेलेबल, कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट की रिसोर्स सिचुएशंस है, किसी भी स्टाइल का कोई भी रिसोर्सेज जो है वो अनएम्प्लॉयड नहीं है। तो फर्स्ट इसको जो क्रिटिसाइज़ किया गया इस थ्योरी को, सबसे पहले ट्यूरिज्म की ऑलमोस्ट ये जो बात बोल रहा है वो राइट तो लग रही है बट इट इज़ ऑलमोस्ट वही है, इसमें कुछ न्यू नहीं है कि हम सभी जानते हैं कि सप्लाई ऑफ मनी जो है वो इन्फ्लेशन को हाई करती है और इन्फ्लेशन का मीनिंग ही प्राइस लेवल इंक्रीज़ होता है।
अदर थिंग्स आर नॉट इक्वल्स, और सारी चीज़ें रिमेन कांस्टेंट नहीं रहती, जैसे इसमें कहा कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट देन सप्लाई ऑफ मनी विल इंक्रीज द प्राइस लेवल। तो अदर थिंग्स जो है ऑलमोस्ट कॉन्सेंट नहीं रहती है, हमारी इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है अदर थिंग्स भी चेंज होती है। कांस्टेंट रिलेटेड टू डिफरेंट टाइम्स, कांस्टेंट रिलेट टू डिफरेंट टाइम। अब इन्होंने कांस्टेंट मान लिया गया है कि ईच एंड एवरी थिंग्स कांस्टेंट, तो कांस्टेंट नहीं रहता, वो टाइम के अकॉर्डिंग हर फैक्टर में चेंजेस आता है। फेल्स इन द मेजर्स वैल्यू ऑफ मनी, ऑलमोस्ट इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम मनी की वैल्यू को इवॉल्यूएट करने की कोशिश करें देन वी आर फेल्स, हम उसका जो है वो डायरेक्ट कंक्लूजन ड्रॉ नहीं होता है। वीक थ्योरी, ये थ्योरी बहुत वीक है, बहुत सारे फैक्टर्स लिए, बट सभी फैक्टर्स को कांस्टेंट मान करके फिर रिजल्ट डिक्लेयर कर रहा है। जब सभी कांस्टेंट है तो रिजल्ट हमारा आया हुआ ही रहता है। नेग्लेक्ट द इंटरेस्ट रेट, फिशर ने अपनी थ्योरी में कहीं भी इंटरेस्ट रेट को जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया, जबकि इंटरेस्ट रेट भी पावरफुल फैक्टर्स होते हैं और मनी की वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग डिपेंड की जाती है कि इंटरेस्ट रेट कितनी हाई है और कितनी है। अनरियलिस्टिक अजम्पशंस, ऑल अजम्पशंस जो अभी हमने पढ़ी वो अनरियलिस्टिक लगती है। रियल में सारे चीज़ें कांस्टेंट नहीं रहती कि टी बी कांस्टेंट रहेगा, पी पैसिव फैक्टर रहेगा, एम और एम वी और वेलोसिटी पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, वेलोसिटी में कंटिन्यूस फ्लक्चुएशन होते हैं। नेग्लेक्ट टू स्टोर वैल्यू फंक्शंस ऑफ मनी, इसने मनी के स्टोर वैल्यू फंक्शंस को नेग्लेक्ट कर दिया है कि केवल मनी ट्रांजेक्शन्स के काम में आती है, मनी में परचेजिंग पावर है, बस ओनली वही चीज़ मानी है, तो ये सही नहीं है। मनी में स्टोरेज वैल्यू भी होती है और उसकी स्टोरेज वैल्यू पे भी उसका प्राइस लेवल डिपेंड करता है। स्टैटिक थ्योरी ऑलमोस्ट एक स्टैटिक थ्योरी है, किसी स्टाइल का कोई डायनेमिक चेंजेस जो है वो इस थ्योरी में देखने को नहीं मिल रहा है। देन नेक्स्ट आती है हमारे कैम्ब्रिज की थ्योरी की। कुछ कैम्ब्रिज जो इकोनॉमिस्ट थे, उन इकोनॉमिस्ट ने अपने अपने ओपिनियन एक्सप्लेन किए। देन एज एन अल्टरनेटिव फिशर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन, कीन्स, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो स्कॉलर्स थे और वहीं जो इन्होंने स्टडी की, तो उन्होंने कुछ फार्मूले प्रोवाइड किए। कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच, फिशर्स ट्रांजेक्शन्स अप्रोच, ऑलमोस्ट फिशर ने जो मनी का ट्रांजेक्शन फंक्शंस को ज़्यादा जो है वो वेटेज दिया, जबकि कैम्ब्रिज इकोनॉमी में मनी की कैश बैलेंस अप्रोच को जो है वो ज़्यादा वेटेज दिया है कि अकॉर्डिंग टू कैश बैलेंस, कैश में हमारी टेंडेंसी है मनी को रखने की, तो मनी की वैल्यू टोटली हमारी उस कैश की टेंडेंसी पे डिपेंड करती है। एम्फेसिस द मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी, ऑन द अदर हैंड कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच वॉज बेस्ड ऑन द स्टोरेज वैल्यू फंक्शंस। ऑलमोस्ट फिशर की जो थी ट्रांजेक्शन थ्योरी वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज पे बेस्ड है कि मनी की वैल्यू इसलिए होती है कि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, उसके थ्रू हम हमारी कमोडिटी और वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, ट्रेड करते हैं, ट्रांजेक्शन्स करते हैं। जबकि कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट जो है वो उसके कैश बैलेंस फंक्शन पे ज़्यादा प्रेशराइज्ड कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग मनी में जो है स्टोरेज वैल्यू होती है, इस वजह से उसको स्टोर किया जाता है। अकॉर्डिंग टू कैश बैलेंस अप्रोच, द डिमांड ऑफ मनी and the supply of money is determinate the value of money. According to this theory, the supply of money and the demand of money, दीज टू फैक्टर्स इज डिटर्मिनेट द वैल्यू ऑफ मनी, की सप्लाई और डिमांड के बिहाफ पर जो है वो मनी की वैल्यू को डिटर्मिनेट किया जाता है। दिस अप्रोच कंसिडर्स द डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी एट अ पर्टिकुलर मोमेंट टाइम्स। ऑलमोस्ट इसमें सप्लाई ऑफ मनी और डिमांड ऑफ मनी को जो कैलकुलेट और इवेल्यूएट किया जाता है, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, उस ड्यूरेशंस में डिमांड क्या थी और उसी टाइम पीरियड में मनी की सप्लाई की क्या सिचुएशन थी, देन ऑन द बिहाफ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड मनी की वैल्यू को डिटर्मिनेट करने के एफर्ट्स लगाए जाते हैं। सच एस पर्टिकुलर मोमेंट द सप्लाई ऑफ मनी इज फिक्स्ड ऑलमोस्ट, इस थ्योरी में ये कांस्टेंट होता है कि सप्लाई ऑफ मनी इज कांस्टेंट, उसमें किसी स्टाइल का ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता। आरबीआई के थ्रू, किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक के थ्रू जो है वो मनी की सप्लाई को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कांस्टेंट माना जाता है, उससे ज़्यादा सप्लाई जो है उस कंट्री का सेंट्रल बैंक जो है नहीं कर पाता है। इट इज़ डिमांड ऑफ मनी विच इज़ largely account for change in the price level. Then the demand is the powerful factors which has affected the supply of money and price level also and वैल्यू ऑफ मनी। तो ऑलमोस्ट डिमांड जो है उसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट होते हैं, चेंजेस होते हैं और वो लार्जली अफेक्टेड करता है किसी भी कंट्री के प्राइस लेवल को। सच एज कैश बैलेंस अप्रोच इज कॉल्ड डिमांड थ्योरी ऑफ मनी। ऑलमोस्ट इस अप्रोच को हम डिमांड थ्योरी ऑफ मनी भी के नाम से भी इवेल्युएट करते हैं। देन फर्स्ट ऑफ ऑल मार्शल्स इक्वेशंस।
According to Marshall's, MV is equal to KPY and P is equal to MKY, where M is सप्लाई ऑफ मनी, कि ऑलमोस्ट M हर में सप्लाई ऑफ मनी से डिनोटेट किया गया है कि रियल में लीगल टेंडर मनी जो है उसकी सप्लाई सेंट्रल बैंक के थ्रू कितनी की जाती है, कितनी क्वांटिटी में नोट्स और इनकी सप्लाई इनसाइड द कंट्री है। P इज डिनोटेट फॉर प्राइस लेवल, P कैलकुलेट करना, हमें प्राइस लेवल को कैलकुलेट करना है। Y इज एग्रीगेट रियल इनकम, की इनसाइड द कंट्री कितनी रियल इनकम होती है। एंड K इज ए फ्रैक्शन ऑफ रियल इनकम विच पीपल डिज़ायर टू होल्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी। देन K इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस, कि हम हमारी इनकम के कितने पार्ट को एज ए लिक्विड फॉर्म में रखना चाहते हैं, तो ये वो फ्रैक्शन है, वो पार्ट है। तो के हमारी लीगल टेंडर करेंसी का वो पार्ट है जिसको पब्लिक होल्ड में रखना चाहती है। सपोज कीजिए कि दैट देयर इज़ नेशनल इनकम या किसी पर्टिकुलर कंट्री की इनकम है 10,000 एंड के इज़ 1/10, के इज़ 1/10, देन ऑलमोस्ट पब्लिक जो है वो 1,000 रुपीज़ 10,000 में एज ए जो है लिक्विड फॉर्म में अपने पास रखना चाहती है, तो कंजम्पशन के लिए उसके पास 9,000 ही रहेंगे। देन 1,000 इज़ लिक्विडिटी प्रेफरेंस, उसको वो अपनी सेफ्टी के लिए स्टोर कर करके रखना चाहता है और कैश फॉर्म में रखना चाहता है। देन प्राइस लेवल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द सप्लाई ऑफ मनी, ऑलमोस्ट प्राइस लेवल एंड मनी की सप्लाई में यहाँ भी जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप मानी जाती है। प्राइस लेवल इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एग्रीगेट ऑफ रियल इनकम, ऑलमोस्ट जो प्राइस लेवल है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल एग्रीगेट जो है रियल इनकम एंड प्रोपोर्शनल ऑफ रियल इनकम विच पीपल डिज़ायर टू कीप इन द फॉर्म ऑफ मनी, और ऑलमोस्ट प्राइस लेवल की जो होगी वो मनी की सप्लाई से या इनकम से या फिर के से उससे लिंक हो जाएगी कि पर्टिकुलर पर्सन इनकम का कितना पार्ट कैश फॉर्म में रखना चाह रहे हैं। एटलीस्ट प्राइस लेवल उसी पे डिपेंड करेगा कि लोगों के द्वारा कितनी मनी को होल्ड की जाती है। एम एंड वाई बीइंग कांस्टेंट, अब ऑलमोस्ट मनी की सप्लाई को और पर्टिकुलर रियल इनकम को कांस्टेंट मान लिया गया है। देन अगेन के इज़ पावरफुल फैक्टर्स विच इज़ अफेक्टेड प्राइस लेवल। अब इफ़ के इज़ इंक्रीज, के इंक्रीज इट मीन्स लोगों की टेंडेंसी हो गई है मनी को अपने पास स्टोर कर करके रखने की, देन पी विल डिक्रीज, प्राइस लेवल डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा अपने पास होल्ड कर करके रखा है। होल्ड कर करके रखा इट मीन्स उन्होंने इसको कंज्यूम नहीं किया है। और जब हम किसी चीज़ को अगर के इनसाइड द कंट्री हाई है इट मीन्स लोगों का कैश का फॉर्म में पैसे को अपने पास रखने की टेंडेंसी हाई है, और जब लोग कैश में अपने पास पैसे को रखते हैं इट मीन्स कंजम्पशन पर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो बहुत लोअर हो रहा है, हमारी डिमांड लोअर हो रही है, और जब डिमांड लोअर हो रही है तो प्राइस लेवल भी लोअर होगा। तो प्रोफेसर जो मार्शल है वो यही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप होती है, के जो है वो पावरफुल फैक्टर्स है। इंक्रीज इन के फोल्ड्स इन द लेवल ऑफ पी, के अगर इंक्रीज हुआ तो पी गिर जाएगा, और अगर के डिक्रीज हुआ तो पी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये रिलेशनशिप इन दोनों में पाई जाती है, तो हम बोलेंगे कि इन्वर्स रिलेशनशिप है। के एंड वाई रिमेनिंग अनचेंज्ड, ऑलमोस्ट के और वाई में अनचेंज नहीं होता है, क्योंकि जब आपकी वाई कांस्टेंट है तो के भी कांस्टेंट रहेगा। इफ़ सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज, अब अगर सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो गई तो प्राइस लेवल इंक्रीज होगा, सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज होगी तो प्राइस लेवल डिक्रीज होगा। तो वापस फिशर की वही थ्योरी इस फॉर्म में भी अप्लाई होगी कि देयर इज़ अ प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल, की किसी भी कंट्री में मनी की सप्लाई हाई होने की वजह से मनी की वैल्यू गिर जाएगी और प्राइस लेवल हाई हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशंस आती है पिगू की इक्वेशन की P इज इक्वल टू एम के आर। P अगेन वही प्राइस लेवल है, R यहाँ इन्होंने R ले लिया, जहाँ पहले मार्शल ने Y लिया था पिगू ने उसको R से डिनोटेट कर दिया गया है। देन R इज़ द टोटल रियल इनकम और रियल रिसोर्सेज। R मीन्स उस पर्टिकुलर कंट्री की रियल इनकम
और रियल रिसोर्सेज के नाम से जाना जाता है। के इज़ द प्रपोर्शंस ऑफ रियल इनकम हेल्ड बाय पीपल इन द फॉर्म ऑफ मनी। ऑलमोस्ट के वापस उसी से डिनोटेट किया गया है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज होंगे उन रिसोर्सेज का कितना पार्ट जो है हम हमारे पास रखना चाहेंगे। एंड एम अगेन मनी सप्लाई वापस वही है। सिंस मनी इज़ हेल्ड इन द कम्युनिटी इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड इन फॉर्म ऑफ बैंक। ऑलमोस्ट लोगों के पास के जो है वो या तो कैश की फॉर्म में रखा जाएगा या बैंक के डिपॉजिट दोनों में रखा जाएगा। तो के को रखने के दो साधन हैं, कैश में अपने पास रखो या बैंक में अपने पास डिपॉजिट करो। पिगू ने फिर अपनी बाद में अपनी उस थ्योरी को कुछ एक्सटेंड किया और उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया। देन एम अपॉन के आर, फर्स्ट ऑफ ऑल पिगू ने चेंज किया एम अपॉन के आर, तो वही था 1/c+h और 1 - c। तो C इज़ द प्रपोर्शन ऑफ कैश विच पीपल कीप विथ दैम। यहाँ पर इसने के बजाय C को ले लिया कि C वो पार्ट है जिसको लोग अपने पास कैश के फॉर्म में रखते हैं। एंड 1 - c इज़ द प्रपोर्शंस ऑफ बैंक बैलेंस हेल्ड बाय पीपल। अब जब इसको 1 में से C को माइनस कर देंगे तो ये तो हो गया कैश में रखना। एंड ऑफ द प्रपोर्शंस ऑफ बैंक बैलेंस हेल्ड बाय पीपल, ये हो गया बैंक बैलेंस की 1 में से जब C को माइनस कर दिया तो बाकी का पोर्शन जो होगा वो बैंक बैलेंस में होगा। एंड H इज़ द पोर्शन ऑफ कैश रिजर्व डिपॉजिट हेल्ड बाय बैंक। H जो है बैंक भी कुछ हमारी डिपॉजिट का कैश फॉर्म में रखता है तो उसको इसने इंक्लूड किया गया है। देन अकॉर्डिंग टू पीगू के वाज मोर सिग्निफिकेंट देन एम। अब यहाँ पर पीगू के अनुसार भी के जो है वो ज़्यादा पावरफुल है कि आप कितना कैश रखते हो इन कंपैरिजन देन एम, कि मनी की सप्लाई तो इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं होती है जितना लोगों का कैश की फॉर्म में पैसे को रखना चेंज होता है। एक्सप्लेनिंग चेंज इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, ऑलमोस्ट के अकॉर्डिंग जो है मनी एक्सप्लेनिंग चेंज इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। This means that the value of money is depend on the demand of money people hold money। ऑलमोस्ट जो है मनी की वैल्यू उस पर डिपेंड करेगी कि लोग कितनी करेंसी की डिमांड करते हैं कैश फॉर्म में रखने के लिए। मोर एवर एज्यूमिंग के एंड आर कांस्टेंट, ऑलमोस्ट इसने अपने रिसोर्सेज को भी कांस्टेंट माना है और के को भी कांस्टेंट माना है। एंड ऑल्सो सी एंड एच मॉडिफाइड इक्वेशंस के जो सी और एच थे उनको उसने कांस्टेंट माना है। रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल इज़ डायरेक्ट, ऑलमोस्ट वापस वही बात पर आ गया पिगू पी की के और आर जब कांस्टेंट है तो सप्लाई ऑफ मनी अगेन पावरफुल कंपोनेंट्स हो गया। वापस मनी की जो सप्लाई है वही हमारे प्राइस लेवल में चेंजेस करने वाला फैक्टर्स माना जाता है। देन रॉबर्टसन इक्वेशंस, कि रॉबर्टसन ने भी सेम वही थोड़ा सा चेंजेस किया है। इन सभी इकोनॉमिस्ट के सब सेम फैक्टर्स थे कि m इज इक्वल टू के प्लस पी टी और p इज इक्वल टू एम के टी। वापस p वही प्राइस लेवल है, m वही सप्लाई ऑफ मनी है। t को इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि t मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। तो यहाँ पर इन्होंने प्रोडक्शंस को लिया गया है कि जहाँ हम पहले मनी और रियल उसकी वैल्यू दिखाते थे, यहाँ इन्होंने टोटल कंट्री के प्रोडक्शन को इंक्लूड किया है और उसके बिहाफ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि रियल में क्या होता है। कि वही है जब वहाँ हमने रिसोर्सेज लिए थे तो रिसोर्सेज को हम रखते थे, यहाँ हम प्रोडक्शंस को ले रहे हैं तो प्रोडक्शंस का वो पार्ट जिसको पीपल होल्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश, कि उसको लोग कैश की फॉर्म में रखते हैं प्रोडक्शन के उस पार्ट को। अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन कैश बैलेंस इक्वेशंस पी चेंजेस डायरेक्टली एम एंड इन्वर्सली के एंड टी। ऑलमोस्ट पी में जो चेंज होगा वो मनी की सप्लाई के अकॉर्डिंग होगा, उसमें तो प्रोपोर्शनल चेंज होगा, बट इन्वर्सली चेंजेस के और टी के अकॉर्डिंग होगा। इफ़ दीज आर हाई then price level will lower, if these are lower then price level will high। तो there is inverse relationship between these। नेक्स्ट आती है किंग्स की इक्वेशंस, कि किंग्स ने अपनी थ्योरी में क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में अलग से एक्सप्लेन किया गया है कि n इज इक्वल टू पी के एंड p इज इक्वल टू एन के। यहाँ पर किंग्स ने n का जो मीनिंग लिया वो लिया द कैश हेल्ड बाय जनरल पब्लिक्स, की ऑलमोस्ट
एन का जो मीनिंग होगा कि लोग कितना कैश अपने पास होल्ड कर करके रखते हैं, पी वही प्राइस लेवल से है, एंड के इज इक्वल टू रियल बैलेंस और प्रपोर्शंस ऑफ कंज्यूमर गुड्स ओवर कैश इज केप्ट। ऑलमोस्ट ये वो पार्ट है रियल बैलेंस का जो कंज्यूमर कैश की फॉर्म में अपने पास रखते हैं। वापस वही थ्योरी है, इसमें के को कांस्टेंट माना है, एंड चेंज इन एन इंक्रीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस। इफ़ एन इज़ इंक्रीज, अगर लोगों की कैश की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है, एन जो माना गया है कैश हेल्ड बाय जनरल पीपल इंक्रीज हो जाता है, तो प्राइस लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, वो लोअर हो जाएगा, और अगर ये डिक्रीज हो गया तो प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इफ़ क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इज़ डबल, अब यहाँ ये कह रहा है कि क्वांटिटी मनी को अगर हम डबल कर दें, सर्कुलेशन में मनी की सप्लाई को हाई कर दें, ज़्यादा मनी हो, तो प्राइस लेवल ऑल्सो इंक्रीज हो जाएगा, डबल्ड हो जाएगा, और अगर हम उसको कांस्टेंट कर दें तो प्राइस लेवल में कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद इन ऑर्डर टू इंक्लूडेड बैंक डिपॉजिट इन द मनी सप्लाई किन्स एक्सटेंड द इक्वेशंस एज फॉलोज। उसने अपनी थ्योरी में मनी डिपॉजिट को भी इंक्लूड कर लिया, तो उसने अपनी थ्योरी को थोड़ा सा चेंज किया कि पी इज इक्वल टू एन अपॉन के प्लस आर के। उसने अपनी थ्योरी में इस स्टाइल का चेंज किया। आर इज़ द कैश रिजर्व रेशियो ऑफ बैंक, आर जो है वो सी आर आर के इक्वल है, आर इज इक्वल टू सी आर आर। सी आर आर मीन्स वही होता है कि इफ़ आई एम डिपॉजिट 5,000 इन बैंक देन 10% सी आर आर का मीनिंग होगा कि मेरी जो टोटल है उसका 10% इसको कैश फॉर्म में रखना पड़ेगा। इट मीन्स 500 रुपीज़ एवरी टाइम बैंक के पास जो है वो कैश फॉर्म में रहेंगे। देन आर इज इक्वल टू 500 रुपीज़ कैश बैलेंस, सी आर आर रेशो है। के इज़ द रियल बैलेंस हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ बैंक मनी, के जो है वो रियल बैलेंस है जो मैं मनी के रूप में बैंक में रखना चाहती हूँ। अगेन एज्यूमिंग के एंड के वन कॉन्स्टेंट, देन चेंज इन एन causes डायरेक्ट प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस। ऑलमोस्ट इन फैक्टर को कांस्टेंट मानने की वजह से टोटल जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो वहाँ एम था, यहाँ पर एन है, उसी के प्रोपोर्शनल में इसमें चेंजेस होंगे। देन लिमिटेशंस जो है इन थ्योरी के वही है कि थ्योरीज में वही पुरानी बात है, कुछ नया ओपिनियन नहीं है। प्राइस लेवल डज नॉट मेजर्स परचेजिंग पावर, प्राइस लेवल के अकॉर्डिंग हम परचेजिंग पावर को एज्यूम नहीं कर सकते हैं कि पर्टिकुलर उसकी कंट्री में प्राइस लेवल ये चल रहा है तो इस कंट्री का परचेजिंग पावर लोअर है या हाई है। उसके बाद मोर इम्पोर्टेंस इन द टोटल डिपॉजिट, ऑलमोस्ट इन्होंने टोटल डिपॉजिट पे ज़्यादा कंसंट्रेशंस की है, डिपॉजिट पे मनी की वैल्यू इतनी ज़्यादा डिपेंड नहीं करती है। नेगलेक्ट अदर फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मनी की सप्लाई ही एक ऐसा पावरफुल फैक्टर नहीं है जो प्राइस लेवल को, नेचुरल क्लेमिटीज़ हो सकता है, प्रोडक्शन स्लोअर हो सकता है, प्रोडक्शन टेक्निक अपडेट हो सकती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई हो सकती है। तो हम ये नहीं कहते कि एवरी टाइम प्राइस लेवल में चेंजेस होते हैं, इट इज़ ऑन द बिहाफ ऑफ इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी, की सप्लाई ऑफ मनी इज़ पावरफुल कॉम्पोनेंट्स है। एंड नेगलेक्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ऑलमोस्ट सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है वो भी प्राइस लेवल पे अफेक्टेड करते हैं। सप्लाई सेविंग इज़ हायर देन प्राइस लेवल विल लोअर, सप्लाई अगर हाई, सेविंग अगर हमारी हाई है तो प्राइस लेवल ऑलमोस्ट जो है वो लोअर हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट पे क्या डिपेंड कर रहा है, इन्वेस्टमेंट हाई है देन अगेन प्राइस लेवल लोअर होंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हाई होने से किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की सप्लाई को ईजी गोइंग इंक्रीज किया जा सकता है इनसाइड द कंट्री। के एंड वाई इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, ऑलमोस्ट जो है सभी ने अपनी थ्योरी में के और वाई को कांस्टेंट मान लिया है कि हमारी इनकम भी कांस्टेंट रहती है, एंड पर्टिकुलर इनकम का एक पार्ट जो हम लोग अपने कैश की फॉर्म में रखते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होता है, बट इट इज़ डिफरेंट डिफरेंट लेवल का होता है। रिचर सेक्शन में रिचर के अकॉर्डिंग होता है, पुअर में पुअर के अकॉर्डिंग होता है, समटाइम इट इज़ हाई एंड समटाइम इट इज़ लोअर, देन इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन द सर्कमटेंस, सिचुएशंस एंड इमरजेंसी टाइम पीरियड। ऑलमोस्ट के उसी पे डिपेंड करता है कि किस स्टाइल का टाइम पीरियड आने वाला है। फेल्स टू एक्सप्लेन द डायनेमिक बिहेवियर और प्राइस लेवल के जो डायनेमिक चेंजेस होते हैं, बिहेवियर होते हैं, एटलीस्ट ये उसको अफेक्टेड करने में जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहा। ऑलमोस्ट कभी कभी इंटरनेशनल सिचुएशन में चेंजेस होने के बिहाफ पे भी प्राइस लेवल में चेंजेस हो जाते हैं। नेगलेक्ट टू इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट को किसी भी इकोनॉमिस्ट ने अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं किया, जबकि इंटरेस्ट रेट भी एक पावरफुल कॉम्पोनेंट्स होता है मनी की वैल्यू और मनी के प्राइस को हाई करने में। डिमांड ऑफ मनी इज़ टू डू नॉट इंटरेस्ट इलास्टिक्स, डिमांड ऑफ मनी जो है उस
वो उतना ज़्यादा उसकी इलास्टिक जो है वो नहीं होता। नेगलेक्ट द कमोडिटी मार्केट, ऑलमोस्ट कमोडिटी मार्केट को तो नेगलेक्ट ही कर दिया कि कमोडिटी की सप्लाई कैसी है, कमोडिटी का क्या है क्राइटेरिया, उस पर भी प्राइस लेवल डिपेंड करता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ मनी इज़ नॉट यूनिटी। ऑलमोस्ट इन्होंने माना है कि मनी की जो इलास्टिसिटी होती है इट इज़ इक्वल टू वन होता है। तो वो नहीं होता है कि हमने जितनी डिमांड करी उतनी सप्लाई हाई हो जाएगी और हमने जितनी डिमांड कम करी तो सप्लाई उतनी कम हो जाएगी। नेगलेक्ट टू स्पेकुलेटिव डिमांड, ऑलमोस्ट समटाइम्स मनी की जो सब डिमांड की जाती है वो स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए भी की जाती है। तो अगर स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए मनी की डिमांड हाई होगी तो प्राइस लेवल लोअर हो जाएगा, और लोअर होगी तो हाई हो जाएगा। इसलिए तो ये सारे इसके पॉइंट्स है जो इसको क्रिटिसाइज करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। प्लीज़ like and subscribe my channel more and more.